हाय फ्रेंड्स, देखो आज अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इस चैप्टर का पूरा अपन रिवीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स के अंदर आपके कवर करता है। तो बहुत छोटा और सिंपल सा चैप्टर है। तो आज मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी वो आपके वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं जिसपे हमें जीएसटी का पेमेंट करने की लायबिलिटी अराइज आती है, तो वो वैल्यू को अपन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना होता है असेसेबल वैल्यू, और ये असेसेबल वैल्यू आपके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बताती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर हम टैक्स लगाने के लिए हमें क्या लेनी होती है, असेसेबल वैल्यू, और इसको अपन जैसे रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अभी इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट अपन देख रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी किस वैल्यू पर आपको जीएसटी पे करना है। तो नॉर्मली इस केस में अपन कहता है कि असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है कि सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हो रहा है वो वैल्यू आपको कंसीडर करनी होती है, यानी जो सप्लायर है और रेसिपिएंट है जिस वैल्यू पर आपके टैक्स पे करने के लिए लायबल हो रहा है वो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, असेसेबल वैल्यू, जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के रूप में कंसीडर की जाएगी। अब इसको यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेने के लिए स्टूडेंट यहां पर अपन बात करते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 आपकी हेल्प करता है। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 आपकी हेल्प करता है। पहली कंडीशन कहता है प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन, यानी आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए, सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन कहता है कि आपके सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड पर्सन होने चाहिए, सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड पर्सन होने चाहिए। यदि रिलेटेड हो गए तो फिर गो टू द वैल्यूएशन रूल, सीए फाइनल में जाना होगा। तो ये दोनों कंडीशन पूरी कर देता है। तो ऐसे केस में सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जिस वैल्यू को लेकर आपके ट्रांजैक्शन हुआ है उस वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है 1 लाख का, लेकिन वहां पर शोरूम का ऑनर कह रहा है कि मैं तो 1 लाख में सेल करूंगा, आप कह रहे हो 90,000 देंगे। बाद में दोनों के बीच में प्राइस डिसाइडेड हुआ 95,000, तो वो 95,000 सोल कंसिडरेशन हो गई। शोरूम वाला ऑनर आपसे अनरिलेटेड है, तो ऐसे केस में जो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है वही वैल्यू को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। इस चैप्टर का समरी नोट्स के लिए आपका फ्लो चार्ट के रूप में मैं बात करता हूं। तो पहली चीज कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेने के लिए प्राइस क्या होनी चाहिए, सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो सोल कंसिडरेशन यस है, तो हम स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे कि सप्लायर और रेसिपिएंट आर रिलेटेड। तो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, नो रिलेटेड नहीं है। और ये सप्लाई क्या नोटिफाइड सप्लाई सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 के अंदर मेंशन नोटिफाइड सप्लाई है क्या, वो कहता है नहीं है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पे अब हमें जीएसटी पे करना है वो लेनी होगी। और इसमें कुछ नोटिफाइड एडजस्टमेंट करने होते हैं जो कि 15(2) और 15(3) लेस होने वाले आइटम डिस्काउंट को लेस करते हैं, और 15(2) ऐड होने वाले आइटम है उनको ऐड कर देंगे। यदि प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो गो टू द वैल्यूएशन रूल में, या सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है तो अगेन गो टू द वैल्यूएशन रूल। ये आप इसमें बताता है। अब स्टूडेंट अपन यहां पर बात करते हैं कि इसमें एक वर्ड आया रिलेटेड पर्सन। हालांकि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन काफी बड़ी है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिंपली बताता हूं कि रिलेटेड कौन हो गया, स्पाउस, जो आपके हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, स्पाउस है। चिल्ड्रन है, बच्चे, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है चाहे नहीं है, आपकी फैमिली की डेफिनेशन में कवर्ड रहेंगे तो वो हो गए रिलेटेड। या फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी भी, और ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सैड पर्सन, यानी वो पूरी तरह से सैड पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। लेकिन क्या होनी चाहिए, होली एंड मेनली डिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसने कहा ब्रदर से गुड्स परचेज किया, लेकिन ब्रदर आपके ऊपर होली एंड मेनली डिपेंडेंट नहीं है, तो पार्टी डिपेंडेंट है, तो वो आपके रिलेटेड की डेफिनेशन में नहीं मान जाएगा। 100% आपके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इसके बाद ये कहता है कि ये सारे आपके प्राइस सोल कंसिडरेशन है, और उसके बाद सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड पर्सन है। तो हमने जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो अडॉप्ट कर ली टैक्स पे करने के लिए। अब इसमें कुछ नोटिफाइड एडजस्टमेंट करने हैं 15(2) के। तो ये कहता है कि आपने कोई भी अमाउंट एक्चुअली पेड और पेबल है इस सप्लाई के लिए, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। अमाउंट एक्चुअली पेड और पेबल है तो वो भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है स्टूडेंट
एनी अमाउंट ऑफ टैक्स अदर देन जीएसटी टैक्स, अदर देन जीएसटी टैक्स, जैसे मैंने कहा म्युनिसिपल टैक्स पे किया ऐड कर दो, एक्साइज ड्यूटी पे की ऐड कर दो, लोको टैक्स पे किया ऐड कर दो। लेकिन यदि आपके जीएसटी के टैक्सेस है ना, वो कभी भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि यदि वो ऐड कर दिया तो कास्ट कटिंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कास्ट कटिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो अदर देन जीएसटी टैक्सेस को छोड़कर आपके जितने भी आ रहे हैं वो सब ऐड कर दो, लेकिन अदर देन जीएसटी टैक्सेस, तो म्युनिसिपल टैक्स है, लोकल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, तो सब ऐड हो जाएंगे। जैसे आपके तंबाकू प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, तो एक्साइज ड्यूटी तो कास्ट कटिंग इफेक्ट देगी, कॉस्ट में ऐड होगी, लेकिन जीएसटी नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा आता है 15(2)(b). 15(2)(b) कहता है कि एनी अमाउंट पेड टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, यानी मैंने सप्लायर के बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट किया तो भी मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देना। यानी मैंने सप्लायर के बिहाफ पर किसी तीसरे आदमी को पेमेंट किया है तो स्टूडेंट वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दीजिएगा। 15(2)(b). फिर आता है 15(2)(c), इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल तो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, तो एंसिलरी होता है और एक होता है इंसिडेंटल। एंसिलरी यानी जिसके बिना प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता, मैंडेटरी वो तो ऐड होंगे ही होंगे, और इंसिडेंटल यदि आप करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है। यदि आपने किया है तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दो, यदि आपने किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दो। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने कार के अंदर इंजन लगाने की एक्टिविटी बताई थी, वो है एंसिलरी। लेकिन कार के अंदर मैंने कहा कि हम यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाएं या नहीं लगाएं, जैसा इंसिडेंटल लगा रहे हैं तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मान जाएगी। जो कार में म्यूजिक सिस्टम लगा रहा है तो वो भी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मान जाएगा। तो उन एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूं अब यहाँ पे। जैसे आपके है कि कुछ एक्सपेंसेस जैसे कमीशनिंग चार्जेज हैं, पैकिंग चार्जेज है, डिजाइनिंग चार्जेज है, वेटमेंट चार्जेज है, लोडिंग चार्जेज है, अनलोडिंग चार्जेज है, इंस्टॉलेशन चार्जेज है, इंस्पेक्शन चार्जेज है। तो ये जो अमाउंट आपने पे किया है 15(2)(c) के अंदर ये सारे आइटम ऐड कर देना। कमीशनिंग है, पैकिंग है, इंस्पेक्शन है, सर्टिफिकेशन चार्जेज है, इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग चार्जेज है, वेटमेंट चार्जेज है, लोडिंग चार्जेज है, डिजाइनिंग चार्जेज है। तो जितने भी आपने किए सारे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में स्टूडेंट ऐड कर दीजिएगा। फिर आता है 15(2)(d), एनी अमाउंट पे, ये आपने पे किया है, एडिशनल अमाउंट पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, फाइन और पेनल्टी के रूप में कोई भी आपने एडिशनल अमाउंट पे किया, कोई भी आपने एडिशनल अमाउंट पे किया है, वैल्यू सप्लाई में ऐड कर देना। चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में, चाहे आपने पेनल्टी के रूप में, चाहे लेट फी के रूप में, जो भी अमाउंट पे किया है तो वैल्यू सप्लाई में ऐड करना। और ऐड करने के लिए स्टूडेंट मैंने एक चीज बताई थी, हमेशा इसको इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी मानना। हमेशा इसको कैसे मानेंगे अपन? इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी मानते हैं, क्योंकि मेन एग्जाम में हमेशा वो कहता है कि कोई अमाउंट उसने अलग से चार्ज नहीं किया, तो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी मानते हुए इसको कैलकुलेट करना होगा। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिपिएंट डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट मल्टीप्लाई बाय 100, वो वैल्यू सप्लाई लेते हुए चलना, जब तक कि क्वेश्चन में ये नहीं कहे कि वो अलग से अमाउंट जीएसटी का चार्ज कर रहा है। कुछ नहीं कह रहा तो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी मानते हुए करते हैं। इसके साथ साथ मैंने इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी बताया था, क्योंकि वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। गुड्स के लिए 12(6), सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई था 13(6). और कब टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आती है? जब ये अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव्ड या रिसीवेबल है, तब आपके इसमें आता है। तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। फिर आते हैं अपन सब्सिडी 15(2)(e), सब्सिडी। तो सब्सिडी का अमाउंट स्टूडेंट आपके कब ऐड किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, तो ये आपके डायग्राम है, आप देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। कि पहली चीज है कि क्या सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद सप्लाई है? क्या ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद सप्लाई है? यस है। यदि डायरेक्टली लिंक विद सप्लाई नहीं है तो इग्नोर कर दो, उसको वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्टली लिंक विद सप्लाई है और उसकी वजह से क्या प्राइस के अंदर कमी आई है, क्या उसकी वजह से प्राइस कम हुई है, क्या यदि कम हुई है ना स्टूडेंट, तो ऐसे केस के अंदर फिर आप देखो कि सब्सिडी की वजह से प्राइस में कमी आई है, हाँ कमी आई है, तो ऐसे केस में करो कि यदि ये सब्सिडी गवर्नमेंट से ली गई है और गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से है, तो इग्नोर कर दो कि गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वैल्यू में नहीं ऐड होगी। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट है, जिस एनजीओ से आई है, कंपनी से आई है, जिस कंपनी अपने सीएसआर एक्टिविटी को यूज करते हुए आपके किसी में आपके सब्सिडी का अमाउंट दे रही है, तो ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से प्राइस में कम आई है। जैसे मैंने कहा एक स्कूल है, वो अपने स्टूडेंट को नोटबुक बांट रही है, तो वहां
50 रुपीज की नोटबुक है, लेकिन एक कंपनी वहां पर क्या कर रही है, CSR फंड को यूज करते हुए 30 रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो स्टूडेंट से ले रहे हैं 20 रुपीज। लेकिन जो बेचने वाला सेलर सप्लायर को तो पूरे 50 मिल गए, 20 रुपए स्टूडेंट से, 30 रुपीज सब्सिडी से, तो 50 रुपए आ गए, पूरे 50 पे GST देगा। लेकिन ये सब्सिडी वो कहता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की होती है तो सिर्फ 20 रुपए पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तो ऐड नहीं होगी, उसको इग्नोर करना है। लेकिन NGO से है, कंपनी से तो एड बैक हो जाएगी। या फिर सब्सिडी की वजह से प्राइस में कोई कमी नहीं आई, कमी नहीं आ रही है, पूरी 50 रुपए की 50 रुपए दिखा रही है, तो फिर कोई वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो भी इग्नोर कर दिया जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट अपन आते हैं लास्ट 15(3) डिस्काउंट। डिस्काउंट की मैं बात कर रहा तो डिस्काउंट के लिए 15(3) इस केस में आपको बता रहा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके यहां पर क्लासिफाइड होता है बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और ये जैसे अपन होता है प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए दे रहे हैं, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, क्वांटिटी डिस्काउंट है, टारगेट डिस्काउंट है, तो ये प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये डिस्काउंट को हमें वैल्यू सप्लाई में ऐड करना है, ये डिस्काउंट को हमें किसमें ऐड कर देना है, वो सॉरी ये डिस्काउंट को हमें वैल्यू सप्लाई में आपको शो करना होता है। यदि डिस्काउंट को हमने इनवॉइस के अंदर शो कर दिया, इनवॉइस के अंदर मेंशन कर दिया, इनवॉइस के अंदर मेंशन कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट या टारगेट डिस्काउंट को, तो वैल्यू सप्लाई में से लेस हो जाएगा, तो वैल्यू सप्लाई में से लेस हो जाएगा। लेकिन डिस्काउंट को यदि इनवॉइस में शो नहीं किया तो वैल्यू सप्लाई में से लेस नहीं होगा, तो फिर स्टूडेंट वैल्यू सप्लाई में से लेस नहीं होगा। यदि बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट है तो हमने यदि इनवॉइस में शो कर दिया तो लेस कर देना, इनवॉइस में शो नहीं किया लेस नहीं होगा। लेकिन आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट है, जैसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, तो तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन सिस्टमेटिक पूरे होने पर ही उसे लेस करेंगे। पहला है एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा ये एग्रीमेंट आपके रिलेवेंट इनवॉइस के साथ लिंक किया जाना चाहिए, रिलेवेंट इनवॉइस के साथ लिंक किया जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि रिसिपेंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दी गई है क्या, रिसिपेंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दी गई है क्या, रिसिपेंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दी, यस। तो यदि ये आपके तीनों कंडीशन पूरी कर देगा तो वैल्यू सप्लाई में से डिस्काउंट को लेस कर देंगे। लेकिन तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो स्टूडेंट डिस्काउंट को वैल्यू सप्लाई में से लेस नहीं करते। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर आपके नया कंसेप्ट NCB, नो क्लेम बोनस। जैसे अपन कार या आपकी बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट पूछता है आपसे, सर पिछले साल आपने कोई क्लेम लिया है क्या, आपके तो सर नहीं लिया, तो कहता है साहब फिर तो फायदा हो गया, आपको नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। तो ऐसे केस में NCB का अमाउंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस हो जाएगा और नेट अमाउंट पे ही हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये 15(3)(a) के अंदर कवर हो जाएगा और आपके जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 और स्टूडेंट उसमें मुझे नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट कितना आ रहा है 20%, 2,000, तो लेस करके वैल्यू कितनी बची 8,000, तो मुझे GST कितने पे देना है 8,000। ये हमारे इस केस में बताता है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका इतना ही है, पूरा मैंने आपको फास्टली रिवाइज करा दिया और आप इसके अंदर देखोगे तो पूरे प्रोविजन आपके कवर हो गए। और इसका मैंने कहा एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बहुत फास्टली आपको रिविजन दे दिया, आप एक बार इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, सारे इसमें कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।